जी हां दोस्तों, बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही है। अमेरिका में सिर्फ जोहरान ममदानी ही नहीं, एक और भारतीय मुसलमान ने इतिहास रच दिया। गजाला हाशमी ने रचा इतिहास, चुनी गई वर्जीनिया की पहली मुस्लिम लेफ्टिनेंट गवर्नर। जानेंगे इसके बारे में पूरी जानकारी। और साथ में इजराइल से एक बड़ी खबर आ रही है। इजराइल ने एक और भड़काऊ कदम उठाते हुए अचानक मिस्र से लगने वाली सीमा को युद्ध क्षेत्र घोषित कर दिया। आखिर क्या है इजराइल का इरादा? इनके अलावा आपको बताएंगे जापान में भालुओं को पकड़ने के लिए सेना तैनात, 7 महीने में 100 हमले, 12 की मौत, लोगों को घरों में घंटियां रखने की सलाह। और साथ में आपको बताएंगे फिलीपींस में जानलेवा तूफान के बाद इमरजेंसी घोषित। तो बिना वक्त गवाए खबरों की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सुर्खियों में भले ही न्यूयॉर्क के मेयर पद के उम्मीदवार जोहरान ममदानी की हैरान कर देने वाली जीत हो, लेकिन वो अकेले ऐसे राजनेता नहीं है जिन्होंने मंगलवार रात को इतिहास रचा। उनके साथ ही डेमोक्रेट नेता गजाला हाशमी भी वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर चुनी गई है। वो पहली मुस्लिम महिला बन गई है जो अमेरिका के किसी राज्य स्तरीय राजनीतिक पद पर पहुंची है। अपने विजय भाषण में गजाला हाशमी ने कहा, ये इस देश में मिले मौकों की वजह से मुमकिन हो सका है। गजाला हाशमी ने रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार जॉन रीड को हराया। रीड एक पूर्व कंजर्वेटिव टॉक शो होस्ट है और राज्य के पहले ऐसे उम्मीदवार भी है जो खुले तौर पर समलैंगिक हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए। हरे रंग का हेड स्कार्फ पहने हुए हाशमी एक सफेद रंग का हेड स्कार्फ पहने महिला के साथ फोन कैमरा में देखते हुए सेल्फी तस्वीर खिंचवा रही है। जून में हाशमी ने प्राइमरी चुनाव में 5 प्रतिद्वंदियों को हराकर अपने पार्टी का नामांकन हासिल किया था। भारत के हैदराबाद शहर में 1964 में पैदा हुई गजाला हाशमी सिर्फ 4 साल की थी जब वो अपनी मां और बड़े भाई के साथ अमेरिका पहुंची थी। वो जॉर्जिया में पहले से रह रहे अपने पिता के साथ रहने आई थी। उनके पिता जॉर्जिया सदर्न यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे थे। गजाला हाशमी ऐसे समय में बड़ी हो रही थी जब नस्लीय भेदभाव स्कूलों से धीरे धीरे खत्म हो ही रहा था। हाई स्कूल में उन्होंने अच्छे नंबर हासिल किए। इसके बाद उन्होंने आगे की शिक्षा जॉर्जिया सदर्न यूनिवर्सिटी और अटलांटा की इमोरी यूनिवर्सिटी से हासिल की। वर्जीनिया के कई कॉलेजों में उन्होंने 30 सालों तक साहित्य के प्रोफेसर और प्रशासक के रूप में काम किया। साल 2019 में जब राष्ट्रपति ट्रंप ने मुसलमानों पर प्रतिबंध लागू किया, तब उन्होंने खुद राजनीति में उतरने का फैसला किया। गजाला हाशमी मानती है कि एक अमेरिकी मुसलमान होने के नाते राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पहला कार्यकाल उनके लिए संकट का समय था। साल 2020 में दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, मुझे ये महसूस हुआ कि इन मुद्दों से निपटने के लिए मुझे सार्वजनिक रूप से और अधिक दिखना होगा और बात करनी होगी। साल 2019 में उन्होंने प्रांतीय सीनेट सीट के लिए उम्मीदवारी पेश की और रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार को हराकर जीत हासिल की। इस जीत के साथ उन्होंने कई साल बाद डेमोक्रेट पार्टी को सदन पर नियंत्रण करने में मदद की। उस साल भी उन्होंने इतिहास दर्ज किया था। वो वर्जीनिया प्रांत की सीनेट के लिए चुनी जाने वाली पहली मुसलमान महिला बनी थी। इस साल उन्होंने गर्भपात के अधिकारों की रक्षा, सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली को मजबूत करना, सरकार से वित्त पोषित स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने जैसे मुद्दों को अपने चुनावी अभियान का केंद्र बनाया और वो सफल भी रही। चुनाव जीतने के बाद मंगलवार को उन्होंने राजनीति में आने के अपने फैसले का जिक्र किया। उन्होंने कहा, कमजोर समुदायों को निशाना बनाए जाने और बलि का बकरा बनाए जाने को खामोश देखते रहने की जगह मैंने आवाज उठाने का फैसला किया। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने अचानक मिस्र की सीमा से लगे इलाके को सैन्य रूप से बंद क्षेत्र घोषित कर दिया है। उन्होंने कहा कि यह फैसला सुरक्षा कारणों से लिया गया है। ये जानकारी गुरुवार को इजरायली मीडिया ने दी। काट्ज ने बुधवार देर रात हुई एक बैठक में कहा, हम जंग का ऐलान कर रहे हैं। जो भी इस प्रतिबंधित इलाके में दाखिल होगा उसे नुकसान उठाना पड़ेगा। ये बयान इजराइल के सार्वजनिक प्रसारक कान ने जारी किया। आर्मी रेडियो के मुताबिक रक्षा मंत्री ने शिन बेट यानी इजराइल की आंतरिक सुरक्षा एजेंसी के प्रमुख डेविड जिन्नी के साथ मिलकर यह फैसला किया कि मिस्र की सीमा के जरिए होने वाली कथित हथियारों की तस्करी को अब आतंकी खतरा माना जाएगा, ताकि सुरक्षा एजेंसियां इसके खिलाफ जरूरी कार्रवाई के अधिकार इस्तेमाल कर सकें। यदि ओत अहरोनोत अखबार ने दावा किया कि
रक्षा मंत्री ने आदेश दिया है कि जो भी व्यक्ति बिना अनुमति के इस इलाके में घुसेगा उस पर हमला किया जाएगा। अखबार के अनुसार ये निर्णय हाल ही में सीमा पर हुई कथित बड़ी हथियार तस्करी की घटनाओं के बाद लिया गया है। वहीं मिस्र की तरफ से इन इजरायली आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। दोस्तों, पिछले कुछ महीनों में इजरायली सेना कई बार दावा कर चुकी है कि उसने ड्रोन के जरिए होने वाले हथियारों की तस्करी को रोका है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि इसके पीछे कौन सी पार्टियां शामिल थी। गौरतलब है कि अक्टूबर 2023 से गाजा में जारी इजरायली हमलों में अब तक करीब 69,000 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं और 1,70,000 से ज्यादा घायल हुए हैं। हालांकि यह हमला 10 अक्टूबर को लागू हुए युद्ध विराम समझौते के बाद फिलहाल रुका हुआ है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, जापान ने बुधवार को कई इलाकों में भालुओं को पकड़ने के लिए सेल्फ डिफेंस फोर्सेज SDF को तैनात किया है। भालू विभाग के अधिकारियों के मुताबिक यहाँ के पहाड़ी इलाकों में भालुओं का आतंक बढ़ता जा रहा है। अप्रैल से अब तक पूरे देश में 100 से ज्यादा भालू हमले हो चुके हैं, जिनमें 12 लोगों की मौत हुई। सबसे ज्यादा मौतें अकीता प्रांत और पड़ोसी शहर इवाते में हुई। अकीता में भालू दिखने की घटनाएं इस साल 6 गुना बढ़कर 8,000 से अधिक हो गई। स्थिति बेकाबू होने पर प्रांत के गवर्नर ने सेना की मदद मांगी। बुधवार को SDF के सैनिक काजुनो शहर पहुंचे, जहां वो भालू पकड़ने के लिए स्टील जाल लगाने में स्थानीय अधिकारियों की मदद कर रहे हैं। वहीं भालुओं को मारने का काम ट्रेंड शिकारियों को सौंपा गया है। इनसे बचने के लिए अधिकारियों ने लोगों को घरों के बाहर घंटी रखने की सलाह दी है, ताकि तेज आवाज सुनकर भालू घर के पास न आए। काजुनो शहर में रह रहे 30,000 निवासियों को जंगल से दूर रहने, रात में घर से बाहर न निकलने, घंटी रखने और तेज साउंड की मदद से भालुओं को भगाने की सलाह दी जा रही है। शहर के लोगों ने मीडिया को बताया कि पहले भालू शहरों की तरफ नहीं आते थे, लेकिन अब वे इंसानों की तरफ आते हैं। ये बेहद डरावने हो गए हैं, इनसे डर लगता है। मेयर शिंजी सासामोतो ने बताया कि डर के कारण लोग बाहर जाना बंद कर चुके हैं और कई इवेंट भी टाले जा चुके हैं। सेना नवंबर के अंत तक काजुनो के अलावा ओडेट और कीता अकीता शहरों में भी मदद करेगी। भालुओं के हमले सुपरमार्केट, आसपास के रिजॉर्ट, बस स्टॉप और स्कूल परिसर तक पहुंच गए हैं। यहाँ कुछ स्कूलों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार जलवायु परिवर्तन की वजह से जंगलों का क्षेत्र घट रहा है। बचे हुए जंगलों में भी भालुओं को पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता, इसलिए वो खाने की तलाश में आबादी वाले इलाकों की ओर आने लगे हैं। आमतौर पर अक्टूबर और नवंबर में जब भालू हाइबरनेशन यानी सर्दियों की नींद से पहले सबसे ज्यादा भोजन जुटाते हैं, हमलों की घटनाएं बढ़ जाती है। ऐसे हालात में भालुओं को मारने के नियमों में ढील दी गई है। डिप्टी चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी के साथो ने कहा, भालू अब रोजाना आबादी वाले इलाकों में घुस रहे हैं और हमलों की संख्या बढ़ रही है। हमें तुरंत कदम उठाने होंगे। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने गुरुवार को देश में इमरजेंसी लागू कर दिया है। उन्होंने ये फैसला तब लिया जब टाइफून कालामागी यानी तूफान से देश में 142 लोगों की मौत हो गई है। ये इस साल फिलीपींस में आया सबसे भीषण प्राकृतिक हादसा है। ज्यादातर लोगों की मौत अचानक आई बाढ़ से डूबने से हुई। अभी भी 127 लोग लापता है, जिनमें से ज्यादातर सेबू प्रांत के रहने वाले हैं। ये तूफान बुधवार को फिलीपींस को पार करके दक्षिण चीन सागर की ओर निकल गया। सरकारी एजेंसी ऑफिस ऑफ सिविल डिफेंस के मुताबिक इस तूफान से करीब 20 लाख लोग प्रभावित हुए और 5.6 लाख से ज्यादा लोगों को घर छोड़ना पड़ा। इनमें से 4.5 लाख लोग राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।